हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एज सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं, या फिर वे दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीयू के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में कोर्स का नेम बीए प्रोग्राम है और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी यूजीसीएफ की तरह से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आप सभी के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी जो है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने लॉन्च करी है। और इसके बाद में आप सभी के बहुत सारे डाउट्स आने लगे कि सर पूरा सिस्टम चेंज हो गया, क्या पेपर का पैटर्न होगा, और हम तो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही नहीं है, तो हमें तो पता ही नहीं कैसा पेपर आता है। सो गाइस, ये पेपर आप सभी के लिए हम डिस्कस करेंगे जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। आप देख सकते हो फर्स्ट सेमेस्टर का, आपके फर्स्ट सेमेस्टर की बुक का नेम ही है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे, क्या इसका क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरीके से क्वेश्चन आप सभी के पेपर में आएंगे। तो सबसे पहली बात तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पेपर है आप उसको पहचानेंगे। टॉप पे राइट हैंड पे यहाँ पर आपको रोल नंबर लिखने के लिए आता है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर के अंदर पेज कितने हैं ये आपके लिखे होते हैं। यहाँ आपका यूनिक पेपर कोड लिखा होगा और यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन और यहाँ पर कितने मार्क्स का आपका पेपर है। पेपर आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो, या तो हिंदी में और या फिर इंग्लिश में। आपने अगर इंग्लिश लिया है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो। सोल वाले बच्चे इस चीज का ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर आपके लिए इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है, अगर क्वेश्चन नंबर ऑफ आठ क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आपको 4 करने होते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आएंगे तो 5 करने होते हैं। दूसरी बात, ये 75 नंबर का पेपर है, तो सोल के बच्चों के लिए भी कई बार 75 नंबर का पेपर ही प्रिंट होकर आ जाता है। तो आप ऐसे कंफ्यूज ना हो कि 75 नंबर का ही पेपर हमारा होगा। सोल वाले बच्चों का पूरा 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि उनका डायरेक्ट पेपर और इंटरनल असेसमेंट कुछ नहीं होता, डायरेक्टली पेपर ही उनका माना जाता है। यहाँ पर यही इंस्ट्रक्शंस जो है हिंदी में दी गई है। यहाँ पर क्वेश्चंस आप सभी के सामने आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखो, नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, तो इसके तहत कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ टॉपिक्स आप सभी के डिलीट हो चुके हैं। तो जो टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं उसके बारे में हम डायरेक्टली बोल देंगे डिलीट है, आपको पढ़ना ही नहीं। जैसे व्हाट इज पॉलिटिक्स, पहले था ये, अब डिलीट है, आपको ये पढ़ना ही नहीं। तो इसके बारे में आगे पढ़ के भी कोई फायदा नहीं, लेकिन क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। राजनीति को समझने के विभिन्न उपागम को बताने थे। राजनीति क्या है और इसके उपागम, तो इसके 2 उपागम, एक परंपरावादी उपागम और एक आधुनिक उपागम, लेकिन आपको ये पढ़ना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं, आप इसी बात से समझ गए होंगे कि लोकतंत्र जो है शासन का सर्वोत्तम यानी सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है। तो इसमें लोकतंत्र की आप सभी को अच्छाई बतानी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण बताएं, सहमत क्यों है, और इसमें अगर है तो क्यों बताना है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो यहाँ पर आपको वैसे पॉजिटिव में ही आंसर करना है इसमें कि लोकतंत्र अच्छी शासन व्यवस्था क्यों है, क्योंकि जनता अपनी सरकार को चुन पाती है। जनता जब चाहे अपनी सरकार को हटा सकती है। जनता के सामने विकल्प होते हैं। डायनेस्टी या डिक्टेटर जैसा ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। जनता अपने हिसाब से लॉ बनवा भी सकती है और जनता को ध्यान में रखकर ही शासक वर्ग जो है वो नियम कायदे कानून बनाते हैं। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर आपको लाभ लिखने हैं। ये क्वेश्चन था इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, इजाया बर्लिन, कई बार ईसाई बर्लिन लिखा आएगा, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बर्लिन बस आपको ध्यान रखना है। इन्होंने स्वतंत्रता का वर्गीकरण किस आधार पे किया है, इसका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो उन्होंने स्वतंत्रता के 2 कॉन्सेप्ट बताए। इनकी बुक है टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, आप सभी को ध्यान रखना है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी इनकी बुक का नाम है। इस बुक में इन्होंने 2 प्रकार की स्वतंत्रता को बताया है। पहला सकारात्मक स्वतंत्रता और दूसरा आप सभी के लिए नकारात्मक स्वतंत्रता। इन दोनों प्रकार की स्वतंत्रताओं का यहाँ पर उल्लेख किया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है, सकारात्मक स्वतंत्रता वे स्वतंत्रता का रूप होती है जिसके अंतर्गत हमें स्वतंत्रता के साथ कुछ प्रतिबंध भी दिए जाते हैं। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है उसके अंदर हमें स्वतंत्रता के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं मिलता। तो आप सभी ध्यान रखेंगे इस बात को कि हम इसमें पूर्ण रूप से क्या होते हैं, नकारात्मक में आजाद होते हैं। इसमें हम पे कोई भी बाहरी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको एक्सप्लेन करना है जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आलोचनात्मक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपको इनकी कमियां को उजागर करना है। कमियां मीन्स जैसे इसकी डिमेरिट्स हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत में इनकी 2 आधार पर आलोचना होती है।
सबसे पहली बात तो ये एक उदारवादी लिबरलिज्म के विचारक थे। तो अब सीधी सी बात है, जब उदारवादी विचारक थे, मार्क्सवादी विचारधारा उदारवादी विचारधारा से बिल्कुल अपोजिट रहती है। तो यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि जो मार्क्सवाद है वो हाउ कैसे ये इसकी अपोजिट है, ये अपोजिट ही रहती है, क्योंकि ये अधिकतम स्वतंत्रता की बात करते हैं और ये कहते हैं कि समाज में जब तक समानता नहीं लाएंगे हम, स्वतंत्रता का कोई मूल्य नहीं है। तो पहली बात तो मार्क्सवादी इसकी आलोचना करते हैं। दूसरा बात, इन्होंने क्या किया है, विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल अपने सिद्धांत के अंदर प्रतिपादित किया है। तो विशेष जरूरत वाले जो लोग हैं, जो ऐसे लोग जो आगे बढ़ नहीं सकते, तो ऐसे लोगों का विकास किस तरीके से हो, इसके लिए भी इन्होंने अपने थ्योरी के अंदर डिफाइन किया है। तो आप सभी को एक ये वाला कॉन्सेप्ट भी ध्यान रखना है कि ये इस आधार पे भी इनकी आलोचना होती है। इसके अलावा अज्ञानता का पर्दा, इन्होंने कहा है कि शासक या जो भी न्याय करता है वो अपने आप को जब न्याय करे, अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले जाए जिसमें वो कुछ नहीं जानता कि उसके सामने कौन है, किस परिस्थिति में वो है, बस उसका कार्य एकमात्र एक ही है, वो न्याय करने वाला है। और वो जब अपना फैसला दे तो वो निष्पक्ष होकर फैसला दे। वो इस बात को बिल्कुल भी ना सोचे कि उसके सामने उसके परिवार का कोई सदस्य है, उसके सामने कोई उसके जानकार है, ऐसी कोई भी बात आप सभी को ध्यान रखनी है। ये इसके अंदर, इस वाले क्वेश्चन के अंदर आप सभी को ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के उदारवादी और मार्क्सवादी स्वरूप में अंतर बताना है। तो उदारवादी और मार्क्सवादी राज्य का स्वरूप कैसा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, उदारवादियों का कहना है कि मनुष्य जो होता है एक विवेकशील प्राणी होता है, ध्यान से सुनना है। और उदारवादी लोग भी कहते हैं कि उदारवादी लोग कहते हैं कि मनुष्य जो होता है एक विवेकशील प्राणी होता है और उसका विवेक उसको बताता है कि उसका और समाज का किस काम में हित है, क्या चीज उसके लिए सही है, क्या चीज उसके लिए सही नहीं है। इसीलिए हमें ऐसे निर्णय बिल्कुल भी, या अन्य कथा किसी भी प्रकार से हम कह सकते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक उदारवादी जो विचारक है उसका सर्वोच्च कार्य ये होता है कि वो अधिक से अधिकतम व्यक्ति को अधिक से अधिकतम स्वतंत्र की बात करे। वहीं मार्क्सवादी जो लोग होते हैं वो कहते हैं नहीं, हमें स्वतंत्रता देना केवल पर्याप्त नहीं है, अगर व्यक्ति का विकास करना है तो उसके अंदर हमें समानता स्थापित करनी होगी। और मनुष्य का जो स्वभाव है ना वो दोषपूर्ण है। मनुष्य कभी भी नहीं चाहता कि उससे जो कमजोर लोग हैं या दूसरे जो लोग हैं वो उससे बेहतर हो जाए। इसीलिए ये कहता है कि राज्य जैसी संस्था बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उदारवादी कहते हैं राज्य जैसी संस्था होनी चाहिए, और जो मार्क्सवादी लोग हैं वो कहते हैं उदारवादी संस्था बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब ये उदारवादी संस्थाएं होती हैं तो ये उदारवादी संस्थाएं क्या करती है, ये आप सभी को ध्यान रखना है कि उदारवादी जो ये संस्थाएं हैं, ये इनका कहना है कि राज्य जो है वो समाज में सामंजस्य स्थापित करता है। और वही मार्क्सवादी कहते हैं कि मार्क्सवादी ये कहता है कि भाई राज्य के अंदर, राज्य के होने से जो अमीर वर्ग है वो हमेशा शासक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। अमीरों में से ही बड़े बड़े पद पे लोग जाते हैं, इसीलिए जब वो नीति बनाते हैं तो हमेशा अमीरों को सिर्फ फायदा पहुंचाने वाली ही नीतियों को बनाते हैं। इसीलिए हम सभी को ज्ञात होता है इससे कि राज्य के ऊपर इनकी अलग अलग धारणाएं और थोड़ा बहुत अंतर मैंने बताया है। बाकी जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा। बाकी ये जो नंबर है आप सभी इसको सेव कर सकते हैं, हमारे नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस लिंक दिए गए, वहां से आप सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीग्राम पे लगभग 1200 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक उसे ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आप सभी के लिए जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आती है, एग्जाम से रिलेटेड कोई अपडेट होगी, खास तौर पर खास बात तो हम केवल वही अपडेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि भाई अधिकारों से संबंध में विभिन्न विचारों विमर्शों को बताइए। तो इसमें अधिकारों के जो डिबेट्स रहेंगे, अधिकारों की उत्पत्ति को लेकर, एक आप सभी को पता है प्राकृतिक अधिकार के बारे में, और एक आप सभी का है कानूनी अधिकार। प्राकृतिक अधिकार के बारे में और कानूनी अधिकार के बारे में। प्राकृतिक अधिकार की श्रेणी में कौन कौन से अधिकार आएंगे, तो आप बोलोगे 3 तरीके के अधिकार आएंगे प्राकृतिक। एक सबसे पहले आता है, क्या कहते हैं, जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। दूसरे नंबर पर आ जाता है आप सभी का स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरे नंबर पे आपका आएगा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। और तीसरे नंबर पे आप सभी का आ जाएगा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ये 3 हमारे कैसे अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है। इसके अलावा राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार, आप ये भी कह सकते हो राज्य द्वारा प्रदत्त अधिकार, या आप ये ना कहो तो आप कह सकते हो कानूनी अधिकार। ये अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के होते हैं और सरकार ने इनको क्रियान्वयन जो है वो अलग अलग ढंग से ही किया है। अभी डिबेट वाला एक अलग से, आपकी जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल थ्योरी है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक
आप सभी का पॉलिटिकल थ्योरी है और एक आप सभी का डिबेट वाला क्वेश्चन है। तो ये डिबेट वाला क्वेश्चन में से ही आया है, क्या सेंसरशिप न्यायोचित है? आप में से बहुत सारे लोग होंगे अभी जिसे सेंसरशिप के बारे में ही नहीं पता होगा। तो सेंसरशिप होता क्या है? सेंसरशिप का मतलब होता है ये एक ऐसी व्यवस्था होती है, यह एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो राज्य है वो प्रेस को या फिर जितनी भी मीडिया है उसको कहाँ किस हद तक क्या कर पाता है, प्रतिबंध लगा पाता है उसके ऊपर। ये आप सभी को ध्यान रखना है, किस हद तक वो उस पे क्या कर पा रहा है, प्रतिबंध लगा पा रहा है। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है। अब देखो, अब इसके कई फायदे हैं, कई नुकसान है। फायदा ये है कि देश के अंदर शासन व्यवस्था अच्छे से चलती है। नुकसान ये है कि देश के अंदर कई सारे कई सारे जो संगठन है वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसी दो पे टिप्पणी करनी है आपको। सबसे पहले शक्ति का नारीवादी दृष्टिकोण, तो नारीवादी दृष्टिकोण है। इसके अलावा आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो ये है कि हमने आप सभी के लिए एक बुक बनाई है। अगर आप लोगों ने उस बुक को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। बाकी नोट्स की ई बुक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। और बाकी आप लोग या तो फ्लिपकार्ट से या अमेजोन से आप देखोगे NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है, इसकी मैंने वीडियोज भी बना रखी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, चैनल के स्टार्टिंग में ही है। पॉलिटिकल साइंस की बुक है, वो बुक आप सभी के लिए आ चुकी है मार्केट में, और अमेज़न और ऑनलाइन वहाँ से भी आप इसको क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आप देखो सकारात्मक कार्रवाई क्या है, तो इसके बारे में भी मैंने आप लोगों को उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से बता रखा है। अगर आप उस बुक को पढ़ते हो, आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आप क्लास नोट्स लेते हो तो उसके अंदर मैंने ओनली इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो दोनों बुक के फ़ायदे हैं। जो ज़्यादा पढ़ना चाहता है वो बुक को ले, और जो थोड़ा पढ़ के ज़्यादा नंबर लाना चाहता है वो हमारे क्लास नोट्स ले। मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि आप कहीं पर भी मार्केट में जाओगे, आप सभी को कहीं न कहीं कुछ ना कुछ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे, कोचिंग भी लोगे तो भी। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो समझ नहीं आता आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो हमसे, और वहाँ पर आप लोगों के लिए जब अगली वीडियोज़ आएगी तो उसके अंदर आपके डाउट्स को भी क्लियर करा दिया जाए। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।